अच्छा, तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है प्रोग्रामिंग में। और आज हम लोग देखेंगे कि मज़ीद आउटपुट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उस आउटपुट में कितनी तरह की आउटपुट्स दे सकते हैं हम लोग, किस तरह का डाटा हम लोग दे सकते हैं, आउटपुट की कितनी टाइप्स हैं, सी आउट कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस तरह के डाटा को हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर सकते हैं और किस तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले होगी और क्या क्या इस चीज़ में हमें अपने मद्देनज़र रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस को हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं। सॉरी। ओके, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया है जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो ये वही फाइल है हमारे पास, यहाँ तक ही हमने आउटपुट किया था हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली अब मैं इस पर थोड़ी सी इंटर दबा कर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ और इधर भी आकर मैं यहाँ पर फिर एक इंटर का बटन दबाता हूँ तो स्पेस आ गई। ये स्पेस का कोडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी स्पेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोड की क्लियरिटी के लिए है कि आपका कोड कितना क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये पढ़ने में थोड़ा आसान हो गया। तो आज हम देखते हैं कि कितनी तरह की आउटपुट हम स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आप इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम गोइंग टू द कॉलेज फॉर स्टडी। ये मैंने लिखा। अब इसको मैं यहाँ पर आकर कंपाइल करता हूँ। मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी Alt F9, और इसी तरह ही मैंने आपको दूसरी शॉर्टकट भी बताई थी रन के लिए, वो कंट्रोल F9 थी। तो हमने शॉर्टकट्स याद रख लेनी है। तो जो मैंने लिखा वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। लाजमी नहीं है जो हम इंग्लिश में लिखेंगे वही प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आई एम स्टडिंग 1 2 3 4 5 7 8 9, ये मैंने यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। इसको मैं रन करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर देखें जो हमने लिखा है वो एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ये इन्वर्टेड कोमास हैं, ये वाले और ये वाले, ये एज अ प्रिंटर का काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो सारी की सारी एज अ प्रिंटर का काम कर रही है। मतलब इसके अंदर जो भी आ रहा है आपका कंपाइलर उसको नहीं पढ़ रहा, आपको कंपाइलर को उससे कोई सरोकार नहीं है, आपने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और वो एज इट इज़ उठाकर स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी आउट के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो कंपाइलर बिना पढ़े स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। प्रिंटर का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि प्रिंटर भी यही काम करता है। प्रिंटर को भी हम कोई कमांड देते हैं, बेशक उसके अंदर जो भी लिखा हुआ हो, प्रिंटर को उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो बस कहता है ठीक है जी मेरा काम है प्रिंट करना, और वो बस स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगा। यही काम आपका कंपाइलर भी करता है। तो आपने जो कुछ भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है वो एज इट स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये तो थी एक तरह की आउटपुट। मैंने आपको बताया कि मतलब आप इस तरह जो भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अलग अलग किस्म की आउटपुट हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमें अभी देखनी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स डाटा टाइप्स का मतलब कि डाटा की किस्में, कि डाटा कितनी तरह का डाटा पाया जा रहा होता है। अब डाटा की तरह तरह की किस्में हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में देखा जाए तो जब से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी टाइप्स हैं, एक है इंटीजर। इंटीजर के बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट वाले जो नंबर आते हैं, जो पॉइंट्स में हमारे पास आते हैं, जो डेसिमल में डॉट में हमारे पास आ रहे होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं करेक्टर्स, ठीक है, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते होते हैं। चलो अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं जो हमारे पास सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जिस तरह बूलियन हो गया, इस तरह स्ट्रिंग हो गया, तो और भी तरह तरह की हैं, लेकिन वो सी प्लस प्लस में एज अ डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं होती। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस्तेमाल होती हैं हमारे पास वो ये तीन हैं, इंटीजर जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है, और अल्फ़ाबेट। जो इंटीजर्स हैं उनको यहाँ पर हम इंट नाम से डिक्लेयर करते होते हैं। इंट मतलब इंटीजर, मतलब इंट लिखेंगे तो इसका मतलब कंपाइलर को समझ आ गया है कि ये इंटीजर की बात कर रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह किसी नंबर की बात कर रहा है। ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट की जगह खाते होते हैं, ठीक है।
4 बाइट ऑफ मेमोरी ये हमारे पास ऑक्यूपाई करते होते हैं। इसी तरह नीचे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं इनको कंप्यूटर की ज़ुबान में फ्लोट बोलते होते हैं। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में भी सेम 4 बाइट ही मेमोरी खा रहे होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है इसकी एग्जांपल हम क्या देते हैं, 2.4 हो गया, 5.7 हो गया या 18.37 हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, पॉइंट वाले नंबर हैं। तो पॉइंट वाले नंबर हमेशा किस में सेव होते होते हैं, फ्लोट में जाके सेव होते हैं। इसी तरह ये इंटीजर वाले कौन से होते हैं, वो हो जाता है 12, 18, 23, 56, 1, 0, -18। अब ये -0 नहीं होता, कभी कभी ये अपने ध्यान में रखें कि कुछ लोग होते हैं ये ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता। ज़ीरो इज़ अ नॉन साइन नंबर। ज़ीरो के साथ ना पॉजिटिव का निशान हो सकता है ना नेगेटिव का निशान होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। ये नॉन साइन इंटीजर हमारे पास कहलाता होता है, ठीक है। ज़ीरो से बड़े जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन वाले, और ज़ीरो से जो छोटे होते हैं वो सारे नेगेटिव साइन वाले होते हैं, ठीक है। ये हो गए इंटीजर और फ्लोट। और तीसरे नंबर पे आ गए अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग डिनोट करते हैं CHAR। CHAR मतलब कि करेक्टर। अब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में मतलब कंपाइलर में C++ में करेक्टर जो होते हैं हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट मेमोरी खाते होते हैं। ये फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे पास टॉपिक था बिट और बाइट वाला। बाइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बाइट के अंदर एक करेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। मतलब एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है, और 8 बिट चाहिए होते हैं एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए, ठीक हो गया। तो करेक्टर डाटा टाइप जो होती है उसमें एक बाइट जाकर स्टोर होता है, और एक बाइट मेमोरी उसको चाहिए होती है चलने के लिए, और एक बाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर आ सकता है। या हम उसमें ए सेव करेंगे, या बी सेव करेंगे, या सी, या डी, या ई, या एफ, या अप टू ज़ोन कोई भी। सिर्फ एक ही करेक्टर हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। या छोटा करेक्टर हो सकता है या बड़ा करेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी करेक्टर सेव कर सकते हैं, या ए या बी या कोई भी। लेकिन सिंगल करेक्टर, मल्टीपल करेक्टर हम लोग यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट मेमोरी इसको चाहिए होती है, और 1 बाइट में सिर्फ एक ही करेक्टर सेव हो सकता है, ठीक हो गया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं जो हमारे पास कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब ये मैंने कंपाइलर में मैंने लिख तो लिया ये सारा कुछ, लेकिन इसको अगर मैं चलाने की कोशिश करूँगा तो ये देखेंगे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? अनडिफाइंड सिंबल डाटा, ये डाटा नाम की चीज़ उसको पता ही नहीं है क्या है। इसी तरह ही मिसिंग स्टेटमेंट, ये वगैरह वगैरह तरह तरह के ये एरर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा टाइप ना ये अजीबो गरीब किस्म का सेंटेक्स बन गया जो कंपाइलर को समझ नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट क्या चीज़ होते हैं? कंप्यूटर की ज़ुबान में हमारे पास कमेंट वो चीज़ होती हैं जिनको कंपाइलर पढ़ते ही नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना अक्सर कमेंट का मतलब होता है जिस तरह आसान अल्फाज में, यार वो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह ही हम भी इन पे जब कमेंट करते हैं तो कंपाइलर बड़ा इंटेलिजेंट है, ये इग्नोर कर देता है। ये हमारी कमेंट्स को सीरियस ही नहीं लेता। हम जो भी कमेंट करेंगे इसको इग्नोर कर देगा। अब वो कमेंट होते कैसे हैं? कमेंट हमारे पास अगर दो तरह के कमेंट पाए जाते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन वाले, एक होते हैं मल्टीपल लाइन वाले। सिंगल लाइन वाले जो सिर्फ एक लाइन को कमेंट कर देते हैं, मल्टीपल लाइन वाले जो एक से ज़्यादा लाइनों को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। सिंगल लाइन वाले कमेंट को लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फॉरवर्ड स्लैश ये एक और ये दो। अब ये देखें ये सारा का सारा क्या हो गया, ब्लर सा हो गया, थोड़ा हल्का हल्का हो गया, लाइट हो गया, ये वाला अभी भी डार्क है। क्यों? क्योंकि ये कमेंट हो गया। अब कमेंट होने का मतलब ये है कि ये जितनी इससे आगे जितनी भी पूरी लाइन है उसको कंपाइलर आपका नहीं पढ़ेगा। आपने बेशक जितना मर्जी आगे डाटा लिख दिया, जो मर्जी लिख लिया, कंपाइलर को उससे सरोकार ही नहीं है आपने क्या लिख दिया। इसी तरह ही मैं इस लाइन के पीछे भी मैं 2 दफ़ा ये फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो ये भी कमेंट हो जाएगी। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन को कंपाइलर आपका नहीं पढ़ेगा, इग्नोर करके चला जाएगा यहाँ से आगे, ठीक है। इसी तरह जब तीसरी लाइन के नीचे पीछे भी आके मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। कमेंट मतलब इसको भी आपका कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, इसको भी क्या कर देगा, इग्नोर हो जाएगा। अब इसके अलावा ऊपर डाटा टाइप भी हमने लिखा हुआ था, डाटा टाइप भी जो है एरर दे रहा था, तो इसके पीछे भी हम क्या कर देते हैं, 2 दफ़ा ये करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब इसको ज़रा अगर हम एक दफ़ा चलाते हैं तो देखें एरर शरर सारे चले गए हैं। इसको जब मैं रन करता हूँ तो वही जो पहले वाली आउटपुट थी हमारे पास, आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर स्टडिंग, ये वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब ये तो था सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब सिंगल लाइन कमेंट
और डबल लाइन कमेंट में क्या फ़र्क है। डबल लाइन मतलब मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। ये तो था सिंगल लाइन कमेंट जो एक एक पूरी लाइन को क्या कर देता है, कमेंट कर देता है। मैं बात बैक स्पेस के साथ इसको डिलीट करता जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कीबोर्ड में दो ऑप्शन होते हैं डिलीट करने के, एक बैक स्पेस और एक डिलीट वाला, ठीक है। बैक स्पेस पीछे वाले करैक्टर को डिलीट करता होता है और डिलीट वाला जो बटन होता है वो आगे वाले को डिलीट कर, देखें ये आगे वाले को डिलीट कर रहा है ये। और अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा किसी जगह जाके, मैं यहाँ पर आकर बैक स्पेस दबाता हूँ, ये बैक स्पेस दबाया तो ये इसको इसने क्या करना शुरू कर दिया, डिलीट करना शुरू कर दिया। तो बैक स्पेस और डिलीट में ये फ़र्क है कि डिलीट आगे वाले करैक्टर को डिलीट करता है और बैक स्पेस पीछे वाले करैक्टर को डिलीट करता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल, चलो इसको सिंगल लाइन कमेंट में कर देते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट किस तरह लिखते होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखते होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश और इसके साथ स्टार। अब स्टार लगाया, देखो इससे नीचे आने वाले सारों को इसने कमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि कितनी लाइनों को कमेंट करना है। अगर हम नहीं बताएंगे तो इससे आगे आने वाली ये सारी लाइनों को कमेंट कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमने सिर्फ एक, दो और ये तीन, इन तीनों लाइनों को कमेंट करना है ना। मतलब यहाँ से लेकर ये इस लाइन तक सिर्फ क्या करो, कमेंट करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे लिखा था उसको ये ऐसे वापस हम लोगों ने ये कर लिया। अब ये क्या हुआ, चलो मैं इसको अगली लाइन में इधर कर देता हूँ और थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए, अब ये क्या हुआ, लिखते कैसे हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश और ये स्टार, और इधर ख़त्म कैसे करते होते हैं, स्टार और ये फॉरवर्ड स्लैश। मतलब कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास ये इसको ये ऐसे करके लिखा जाता है, जिसमें देखा जाए तो स्टार दोनों अंदर वाली तरफ होते हैं और स्लैशेस दोनों बाहर की तरफ होती हैं। तो इन दोनों के अंदर आप जो मर्ज़ी लिखते जाएंगे वो सारा का सारा क्या होता जाएगा, कमेंट होता जाएगा। उसको आपका कंपाइलर कभी भी रीड ही नहीं करेगा। आपने जो मर्ज़ी लिख लिया उसको कभी भी कंपाइलर आपका रीड नहीं करता। अब इसको हम चला के चेक करते हैं ज़रा, वाकई ये बात सच्ची है कि नहीं है। कंपाइल किया, कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर ने पढ़ा ही नहीं है, टोटल इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है ये। तो ये हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ था, इससे आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये ब्रैकेट डाल के सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक हो गया। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन में कमेंट हम कैसे लिखते होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। डाटा टाइप भी समझ आ गई है। डाटा टाइप भी कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की डाटा टाइप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक तीसरी हमारे पास है करैक्टर। तीन तरह की डाटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों डाटा टाइप की मदद, ये डाटा टाइप का फ़ायदा क्या है कि मतलब डाटा की टाइप, किस तरह का डाटा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम डाटा के साथ काम कर रहे हैं, हमने डाटा को कहीं ना कहीं जाके सेव करना है। और जब तक हम डाटा को सेव नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है डाटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डाटा को हम कैसे सेव कर सकते हैं। मतलब कि एक तीसरी, एक और लास्ट चीज़ जिसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम आगे स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं वेरिएबल्स। लास्ट हमारा टॉपिक इसके बाद आ गया जिसको हम लोग कहते हैं ये वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के पीछे भी मैं ये कर देता हूँ ताकि हमारे पास कंपाइलर इसको रीड ही ना करे, ठीक है। चलो फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि मल्टीपल लाइनों में हमारा ये आता रहे, ताकि ये सारी लाइनें हमारे पास अवेलेबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल ऐसी डाटा टाइप होते हैं, ऐसी डाटा टाइप होती है कि जिसके अंदर हम हर तरह का डाटा सेव कर सकते हैं। मतलब कि डाटा वेरिएबल्स एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप हर तरह का डाटा सेव कर सकते हैं। हर तरह का मतलब ये जो ऊपर हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं, कौन सी टाइप पढ़ी हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। मतलब इसके अंदर आप इंटीजर भी सेव कर सकते हैं, फ्लोट भी सेव कर सकते हैं और करेक्टर भी सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ना आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जाके ना डब्बे बन जाते हैं। अब डब्बे हम अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। इंटीजर टाइप का डब्बा बनाएंगे तो इंटीजर टाइप का डाटा भी इसमें आएगा, फ्लोट टाइप का डब्बा बनाएंगे तो फ्लोट टाइप का डाटा भी इसमें आएगा, करेक्टर टाइप का डब्बा बनाएंगे तो करेक्टर टाइप का डब्बा, उसके अंदर करेक्टर टाइप का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स कंटेनर हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर टू सेव या स्टोर डाटा इन कंप्यूटर
प्रोग्राम। तो हमारे पास वेरिएबल्स एक ऐसे कंटेनर होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल का नाम भी वैसे वेरी से निकला हुआ, वेरी मतलब चेंज, तो वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। इनको हम इन शॉर्ट टर्म्स अगर हम लोग अगर बोलें तो इसको हम बोलेंगे चेंजेबल्स मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जिनको चेंज किया जा सकता है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अब वेरिएबल्स हमारे पास हैं जिनको हम जितनी दफ़ा चेंज करना चाहें, जैसे चेंज करना चाहें हम चेंज करें, मतलब इनके अंदर आने वाला डाटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है ये आगे जब हम लोग वेरिएबल बनाएंगे तब उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरिएबल बेसिकली कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल के बाद दूसरी चीज़ देखें वो आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट लफ्ज़ हम लोगों ने वैसे भी सुना हुआ है बड़ा। कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज़ कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं हो सकती, जिसको कह देता हूँ नॉट चेंजेबल, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह वन हमेशा क्या रहता है, वन ही रहता है। टू हमेशा टू ही रहेगा। 56 हमेशा 56 ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ ना एक्स, अब एक्स के अंदर वैल्यू 5 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 30 भी आ सकती है। एक्स क्या है, एक्स एक हमारे पास कह सकते हैं फैक्टराइजेशन, हमने वो पढ़ा था अलजबरिक एक्सप्रेशन में। अलजबरिक में आता था हमारे पास पहली दफ़ा में जब ये देखे थे एक्स वाई वगैरह। इसके एक्स के अंदर कभी आंसर में वाई 10 आ रहा होता था, कभी 20, कभी 30, कभी 50, कोई भी वैल्यू बीच में आती रहती थी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक्स इसका मतलब क्या है कि एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल हो सकता है हमारे पास, एक्स कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास कांस्टेंट कौन सी है, जो इस तरह की वैल्यू है जो कभी भी मतलब चेंज नहीं हो सकती। जो चेंज नहीं हो सकती वो हमेशा क्या कहलाती है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट भी एक तरह के डब्बे ही होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होते हैं, ये उस तरह के, ये भी बेसिकली देखा जाए वेरिएबल्स की एक टाइप है। ठीक है, वेरिएबल ऐसे कंटेनर हैं जिनके अंदर डाटा हमारे पास चेंज हो सकता है, जबकि कांस्टेंट ऐसे डब्बे हो जाएंगे, ऐसे कंटेनर हैं जिसके अंदर आपका डाटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपने एक दफ़ा जिसके अंदर कुछ डाटा डाल दिया है तो वो ताहयात वही डाटा रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल कैसे बनाते होते हैं। ठीक है, अब का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आ वेरिएबल। अब इसके अंदर एक और हम कमेंट डालते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश और ये अब इसके अंदर हम अगला कमेंट डालते हैं जिसके अंदर अब हम लोग अगला देखते हैं कि जी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, कि वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल की मैंने आपको बताया तरह तरह की टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, तरह तरह के हमारे पास वेरिएबल हैं। हम लोग एक पहला वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वेरिएबल के लिए हमें सबसे पहले चीज़ जो चाहिए वो चाहिए होती है उसको लिखने का तरीका। वेरिएबल को लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। हर चीज़ का ना सिंटैक्स है कंप्यूटर में। एक चीज़ जो है ना जो आपने बड़ी ध्यान में रखनी है प्रोग्रामिंग करते वक्त, वो है जी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका। ठीक है, अब लिखने के तरीके में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं डाटा टाइप, कि किस तरह का डाटा आएगा। ठीक है, फिर आगे आएगा वेरिएबल का नेम और उसके बाद आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका, या वेरिएबल को बनाने का तरीका, या वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिफाइन, आप कोई भी नाम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका, जिसमें सबसे पहले आ जाती है डाटा टाइप, फिर उसका हम नाम हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स का नाम रखते हुए कौन कौन से रूल्स हैं जो हम लोगों ने अपनी जहन में रखने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक वेरिएबल बनाते हैं, पहला वेरिएबल सबसे पहले आ गया डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप मैंने लिखी थी इंट डाटा टाइप है। नेम मैं कोई भी ए बी सी कुछ भी नाम रखना चाहूँ रख सकता हूँ। मैंने नाम रख दिया एक्स, एक इंट एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू क्या है 5। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये 5 वैल्यू उठाकर इस एक्स के अंदर जाकर सेव कर देगा। तो 5 वैल्यू जाकर एक्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5। लेकिन ये चल नहीं सकता, क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि ये कमेंट हुआ है। कमेंट को कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको फिर कहाँ पे बनाना है, कमेंट से बाहर बनाते हैं ताकि ये चल भी सके, ताकि हमें पता चले कि वाकई इसमें वैल्यू भी है कि नहीं। अब हम इधर वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स नाम का जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 5।
अब x नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू क्या कर दिया हमने 5 सेव कर दिया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू इसके अंदर सेव होगी या नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करके देखता हूँ। जिस तरह ये मैंने नीचे प्रिंट किया हुआ है ये वाला सारा, इसी तरह मैं देखता हूँ कि क्या ये वैल्यू भी स्क्रीन पे प्रिंट होती है कि नहीं। इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। अब कमेंट का मतलब कि हमारे लिए अभी चाहिए, हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट करता हूँ। कैसे प्रिंट किया था, सी आउट के बाद ये दोनों और उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमास आ गए उसके अंदर। अब हमने x को प्रिंट करना है तो हमने x के ऊपर इन्वर्टेड कोमा डालकर इसको सेमीकोलन के साथ हमने क्या कर दी, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब हम इसे चलाते हैं, चला के देते हैं। बाकी जाए देखिए कितना गंद बला बना हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर एरर दे रहा है, एक एरर नहीं बल्कि वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है, एक्स इज़ असाइंड अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड। कह रहा है एक्स को आपने वैल्यू तो असाइन किया लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं की। हालांकि हम तो कर रहे हैं यहाँ पे इस्तेमाल, एक्स के अंदर वैल्यू भी दी है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फिर ये बात क्यों कर रहा है। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। रन किया तो स्क्रीन के ऊपर एक्स लिखा हुआ आ गया। एक्स क्यों आ रहा है, हमें तो एक्स के अंदर वैल्यू चाहिए, मतलब हमें तो ये चाहिए कि 5 प्रिंट हो, मतलब 5 प्रिंट होना मतलब एक्स की वैल्यू प्रिंट हो। ये एक्स को प्रिंट क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं उसको। तो फिर क्या, इसका मतलब क्या है कि हमें तो फिर उसको प्रिंट नहीं करना, हमने उसकी वैल्यू लेके आनी है। तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखते होते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर मतलब हमने अब x को ऐसे लिखा, तो अब क्या करेगा, अब ये इसकी वैल्यू ढूंढेगा। अब ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि सी आउट दो तरह की आउटपुट दे सकता है, एक प्रिंट वाली और एक वैल्यू वाली। ठीक है, सी आउट दो तरह की आउटपुट दे सकता है, एक प्रिंट वाली और एक वैल्यू वाली। प्रिंट वाली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो एज इट इज़ उस लाइन को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और उसके अलावा अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू ढूंढना शुरू हो जाएगा। अब इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो इसको स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना चाहिए, 5। तो हम इसे रन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ये देखें, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 5। क्यों, क्योंकि अब ये x को प्रिंट नहीं कर रहा बल्कि x की वैल्यू को लेकर आ रहा है, और x की वैल्यू क्या है, 5। अब मैं x की वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पर 15। अब मैं इसको ज़रा कंपाइल करता हूँ, कंपाइल में कोई एरर नहीं है, रन करते हैं, स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, 15। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सी आउट जो है दो तरह की आउटपुट कर सकता है। सी आउट दो तरह की आउटपुट कर सकता है, एक प्रिंट वाली और एक वैल्यू वाली। प्रिंट वाली कब करता होता है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। प्रिंट अगर हमने इन्वर्टेड कोमास अगर हमने लिखे हुए हैं, अगर किसी भी चीज़ को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है तो उसको एज इट इज़ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और अगर वैल्यू अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो सी आउट हमारे पास दो तरह की आउटपुट देता है। ये चीज़ भी क्लियर होगी, अंडरस्टैंड होगी। तो चलें अब हम इसके बाद अगला लेक्चर जो है वो काफ़ी है, चलें यहाँ तक काफ़ी हो गया। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं, और बाकी टाइप को भी हम लोग ज़रा बड़ी डिटेल में हम लोग देखते हैं उनको। तो यहाँ तक काफ़ी है, तो क्योंकि आपने समझना भी है, अंडरस्टैंड करना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर किसी काम का नहीं है ये। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है इसकी, तो इसको लाजमी आप लोग प्रैक्टिस करें। ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है तो किताब में भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। सेकंड ईयर की कंप्यूटर की जो किताब है फेडरल बोर्ड की, तो उस पे ये सारा कुछ आपको अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं लेकर आना चाहते तो यहाँ पर भी आपको ये सारा का सारा डाटा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी सारा का सारा ये डाटा, ये नोट्स जो हैं ये मैं बना कर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इस तरह तो मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट्स में आप बता दें मुझे, ताकि मैं ये नोट्स वगैरह भी आपको साथ साथ शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।